करीब 150 साल पहले एक जमाना था जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। हमारी इस धरती पर उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी थी जहां हमारे ही लोग गुलामों की तरह काम कर रहे थे। आजादी की लड़ाई लड़कर हम गुलाम से आजाद तो हो गए थे, पर अंग्रेजों से रिवेंज लेना बाकी था। रिवेंज कुछ ऐसा लेना था कि ब्रिटिशर्स की जमीन पर इंडियन कंपनीज खड़ी हो और ब्रिटिशर्स उन इंडियन कंपनीज में नौकरी कर रहे हो। और ये रिवेंज किसने लिया? सर रतन टाटा ने। आज $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कार मैन्युफैक्चरर ब्रिटिश ब्रांड्स लैंड रोवर और जैगुआर, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टी मैन्युफैक्चरर ब्रिटिश कंपनी टेटली और $12 बिलियन की कोरस स्टील ब्रिटिश कंपनी एक इंडियन ब्रांड टाटा ग्रुप के अंडर काम करती है और इनमें ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयज की तरह काम करते हैं। ये तीनों अंग्रेजी कंपनीज एक देश के बेटे ने अपने पैसों से खरीदी है। इसको बोलते हैं पावर। हमारी तरफ से रतन टाटा अंग्रेजों को झुकाने का ऐसा रिवेंज ले पाए, इसके पीछे जेआरडी टाटा का बहुत बड़ा हाथ है। आज के डेट में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है टाटा ग्रुप। इसके अंडर 10,28,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। मतलब कि अगर अडानी, अंबानी, एसबीआई, आदित्य बिरला और एचडीएफसी बैंक के सारे एम्प्लॉयज को मिलाकर एक साथ काउंट करे तो भी इतने एम्प्लॉयज नहीं हो गए। पर शायद आज इतना बड़ा एम्प्लॉयर टाटा ग्रुप नहीं होता अगर 1907 में जेआरडी टाटा ने टाटा स्टील को शुरू नहीं किया होता। जब जेआरडी टाटा लंदन में थे तो उन्होंने वहां किसी एक लेक्चर में फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस कार्लाइल को बोलते हुए सुना। इस इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि अगर किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ करनी है तो उस कंट्री को स्टील प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा। जिस कंट्री में स्टील नहीं उसकी ग्रोथ नहीं। ये बात जेआरडी टाटा के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने इंडिया आते ही डिसाइड किया कि मैं एक स्टील प्लांट लगाऊंगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त इंडिया में स्टील कंजप्शन बिल्कुल जीरो था। तो जेआरडी टाटा स्टील प्रोड्यूस किसके लिए करते? उसी समय चीफ कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश इंडियन रेलवे मिस्टर फ्रेडरिक अपकॉट ने जेआरडी टाटा से बोला कि अगर तुमने स्टील बना दी तो मैं उसको ब्रेकफास्ट में खाऊंगा। तुम इंडिया में सिर्फ इतनी ही स्टील बना सकते हो जितना मेरी नाश्ते की थाली में खाना आता है। इसके बाद जेआरडी टाटा ने ना लेफ्ट देखा ना राइट, सीधा साक्षी नाम की एक जगह पर टिस्को नाम से अपना स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। शुरू के सालों में इनको लॉसेस से थोड़ी परेशानी हुई, पर फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। तब ब्रिटिशर्स को टैंक्स की जरूरत पड़ी और टैंक्स के प्रोडक्शन के लिए स्टील की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए इंग्लैंड ने इंडिया से स्टील मंगवाई और ये स्टील जेआरडी टाटा के प्लांट से भेजी गई। टाटा के स्टील से इंग्लैंड के टैंक्स इतने मजबूत बन गए थे कि उन पर गोले पड़ने के बाद भी उन टैंक्स को कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड की जीत का। वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड इंडिया आते हैं और पूछते हैं कि फ्रॉम द वेयर द स्टील वाज टेकन। किसी के जवाब से उन्हें पता लगता है कि ये स्टील टाटा की थी। ये सुनकर मिस्टर वाइसरॉय डायरेक्ट टाटा स्टील के प्लांट साक्षी पहुंच जाते हैं। वहां ये मिस्टर वाइसरॉय जेआरडी टाटा से मिले और उन्हें बोला कि यू हैड डन अ ग्रेट वर्क। तुम्हारी स्टील की क्वालिटी की तारीफ पूरे इंग्लैंड में है, इसलिए आज से ये साक्षी जगह का नाम मैं बदलता हूँ। जिसके बाद साक्षी शहर का नाम टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रख दिया गया। और ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां सरकार की नहीं चलती, क्योंकि यहाँ टाटा ग्रुप की सरकार चलती है। मतलब कि जमशेदपुर में सरकार के सारे काम टाटा ग्रुप संभालती है। बिजली, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, ये सब डेवलपमेंट पिछले 117 सालों से टाटा ही संभाल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन है, दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, तो जमशेदजी टाटा का नाम आएगा। क्योंकि 8,29,734 करोड़ यानी कि लगभग $102 बिलियन जमशेदजी टाटा ने डोनेट कर दिए हैं। और ये बात 1904 की है। इसके बाद भी आज कितने पैसे टाटा के पास में, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैप है $382 बिलियन। टाटा ग्रुप की 29 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिन्होंने पूरे बीएसई का 9% होल्ड करके रखा है। हम सबके माइंड में ये थॉट आता है कि यार इतना पैसा है टाटा ग्रुप के पास, पर तब भी इस कंपनी के किसी भी चेयरमैन का नाम वर्ल्ड की रिचेस्ट लिस्ट में क्यों नहीं आता है? तो रीजन ये है कि टाटा ग्रुप पैसा कमाता ही चैरिटी के लिए। एक फन फैक्ट बताऊं, सर रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप में सिर्फ 0.83% की शेयर होल्डिंग्स है। असल में टाटा ग्रुप के असली शेयर होल्डर्स है टाटा के ट्रस्ट, जिसका सारा पैसा चैरिटी में जाता है। सर दुर्लभजी टाटा ट्रस्ट 27.9% की होल्डिंग, सर रतन टाटा ट्रस्ट 23.6% की होल्डिंग, जेआरडी टाटा ट्रस्ट 4% की होल्डिंग और टाटा एजुकेशन ट्रस्ट 3% की होल्डिंग। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। यह टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो सालों तक लॉस में चल रही। टाटा ने अपनी पहली कार टाटा इंडिका लॉन्च करी थी, जिसने उस समय मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया था, पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितना टाटा ग्रुप ने उम्मीद करी थी। कुछ साल के बाद टाटा ग्रुप ने नैनो लॉन्च करी थी, जो कि सबसे चीपेस्ट और सस्ती कार थी, पर एक खराब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से वो भी फ्लॉप हो गई। असल में ये गाड़ी 1 लाख रुपए की थी, जिसको टाटा मोटर्स ने इसलिए बनाया था कि हर एक मिडिल क्लास परिवार कार अफोर्ड कर सके। इनका एम सही था। टाटा ने नैनो को लोगों की कार कहकर लॉन्च किया था, पर मार्केट में लोगों ने इसे सस्ती कार बोला और लोग सस्ती कार से जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो स्टेटस के लिए कार खरीद रहे थे। इसलिए नैनो कार बुरी तरह से फ्लॉप हुई और टाटा मोटर्स और लॉस में चली गई। इसके बाद में साल बीतते गए और टाटा मोटर्स ने बहुत ही गाड़ियां लॉन्च करी, पर कभी भी ये कंपनी मार्केट में रूल नहीं कर पाई। फिर जब कोविड आया तब टाटा ने ईवी सेक्टर को फ्यूचर
फ्यूचर देखते हुए इसमें कदम रखा। ईवी सेक्टर में एंटर करने से बाकी सारी कार की कंपनी डर रही थी क्योंकि इंडिया में कार चार्जिंग पॉइंट्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो सकते। लेकिन टाटा ने कार चार्जिंग का काम टाटा पावर्स को और कार बैटरीज का काम टाटा केमिकल्स को दिया और अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी लॉन्च कर दी, जिसका रिजल्ट आज ये है कि टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में 72% मार्केट कैप्चर कर रखा है और फाइनली कार इंडस्ट्री में भी टाटा रूल कर रही है। आज भले आप कोई भी कार ड्राइव करते हो, आपने कोई भी कार खरीद रखी है, इसमें टाटा का बहुत बड़ा हाथ है। और इस तरह की तो कार की और भी कई कंपनीज है जो एंटर कर रही है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी कार खरीद रहा है, पहले के वक्त में बहुत बड़ी बात होती थी। आज के वक्त में ना केवल कार होना आसान हो गया बल्कि उसी कार से कमाना भी काफी आसान हो गया है। कैसे? अगर आपकी कार घर पड़ी रहती है, इसको आज धंधा बना सकती हो अपनी कार को रेंट पर देकर ज़ूम कार होस्ट बनके, और आप घर बैठे बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सिंपल है, अपनी गाड़ी ज़ूम कार पे लिस्ट करो, लोग उसको रेंट पे बुक करेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। गाड़ी आपके पास ही रहेगी, जब आपकी बुकिंग आएगी तब आपको गाड़ी देनी होगी, बाद में वापस गेस्ट पार्क करके जाएगा आपके घर के बाहर। आप ज़ूम कार होस्ट बनके साल का 7 लाख तक कमा सकते हो सिर्फ एक कार से, डिपेंडिंग कि आपकी कार कौन सी है। और पेमेंट सुपर फास्ट है, 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट पे आ जाता है। ज़ूम कार के साथ आप अपनी गाड़ी कंप्लीट पीस ऑफ माइंड के साथ होस्ट कर सकते हो इन 4 चीजों की वजह से। पहला, आपकी गाड़ी को 100% फुल प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि ज़ूम कार 0 कॉस्ट रिपेयर्स की गारंटी देता है, तो कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी भी सेफ है, आप भी खुश हो। दूसरा, जो भी आपकी गाड़ी बुक करेंगे उनके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ज़ूम कार स्ट्रिक्टली वेरीफाई करता है, तो आपकी कार सेफ एंड सिक्योर है। तीसरा, ज़ूम कार एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, मतलब अगर एज होस्ट आपकी रेटिंग्स 4.5 प्लस रहती है तो आप 1 लाख एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। और लास्टली एक स्पेशल ऑफर है, अपनी गाड़ी 30 अप्रैल से पहले ज़ूम कार पे लिस्ट करोगे तो आपको मिलेगी गारंटेड इनकम ऑफ 60,000 अगर आपको बुकिंग ना मिले तब भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़ूम कार होस्ट का लिंक है, अभी क्लिक करो, अपनी कार की डिटेल्स डालो और कमाना शुरू करो। और अगर आपके पास में कार नहीं है फिर भी फिक्र मत करो, ज़ूम कार ने कार्स 24 के साथ में टाई अप किया है। आप यूज्ड कार को बाय कर सकते हो, उसको ज़ूम कार पे होस्ट करो और EMI आपकी कार की इनकम से पे करो। कमाल है ना? तो इंतजार किस बात का, ज़ूम कार होस्ट बनो और आज ही कार से पैसा कमाना स्टार्ट करो। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की। ये वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि TCS इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। 2018 में टाटा ग्रुप ने एक फैक्ट शेयर किया था कि टोटल इंडियन टैक्सेशन का 2.24% टाटा ग्रुप बढ़ती है, मतलब कि 47,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट का सिर्फ टैक्स देती है टाटा। आपको पता है 2023 का टाटा ग्रुप का रेवेन्यू कितना था? एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो। 2023 का टोटल रेवेन्यू टाटा का था $150 बिलियन। एंड आई वाज शॉक्ड जब मुझे पता चला कि जितना प्रॉफिट टाटा ग्रुप एक साल में जनरेट करता है उसका 68% अमाउंट इस कंसल्टेंसी कंपनी TCS से आता है। इंडिया में पैन कार्ड सर्विस लेकर आया TCS। आज जो NSDL पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई करते हो पैन कार्ड के लिए, वो TCS ही हैंडल करता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र TCS कंपनी हैंडल करती है। आपके पासपोर्ट इजीली बन पाते हैं तो TCS की वजह से। TCS ने न्यू स्टॉक एक्सचेंज NSE को डिजिटली एग्जीक्यूट किया है और इसे डेवलप किया है। असल में इसी कंपनी ने पहली बार इंडिया में टेक और डिजिटल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया है। 1962 में टाटा ग्रुप के अंडर बहुत सी कंपनीज डेवलप हो चुकी थी, तो उस वक्त GRD ने सोचा कि अगर हमारे एम्प्लॉयज इतनी सारी कंपनीज के मैनेजमेंट में लगे रहेंगे तो हम आगे ग्रोथ पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज के डेटा मैनेजमेंट के बहुत बड़े काम को डिजिटली मैनेज करने के लिए एक डिसीजन लिया और TAS यानी टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को एस्टेब्लिश किया, जिसमें 8 से 10 लोगों की एक यूनिट थी प्रॉपर मैनेजमेंट वर्किंग्स के लिए। ये सब लोग डिजिटल कंप्यूटर्स पर काम करते थे जो कि GRD टाटा बाहर से इंपोर्ट करवा कर लाते थे। इसके बाद इस कंपनी ने इतने अच्छे एफर्ट्स दिखाए कि टाटा की सारी कंपनीज स्मूथलेसली ग्रो होने लगी। फिर कुछ टाइम के बाद में टाटा ग्रुप ने सोचा कि TAS को एक्सपांड किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 60s के समय में हमारा देश डिजिटलाइजेशन से दूर भागता था। हमारे यहाँ की सरकार और लोगों को लगता था कि कंप्यूटर्स के आने के बाद में नौकरियां चली जाएगी। जो आज AI की वजह से लग रहा है वो कंप्यूटर की वजह से 60s में लग रहा था। ऐसी कंडीशन में डिजिटल कंप्यूटर्स पर काम करने वाले TAS को एक्सपांड करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए टाटा ग्रुप ने TAS को TCS का नाम दिया और इसकी एडवर्टाइजिंग इस तरह से की कि TCS एक कंसल्टेंसी यूनिट है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट वर्क्स को हैंडल कर सकती है और उनके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है। इस चीज से परस्यूड होकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने TCS को बुलाया अपने मैनेजमेंट के लिए और TCS ने तुरंत उनके इश्यूज को डिजिटली सॉल्व करने का तरीका बता दिया। सेंट्रल बैंक ने ओके बोला और TCS के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। TCS के सॉल्यूशन की वजह से सेंट्रल बैंक की ग्रोथ स्मूथ और फास्ट हो पाई और फिर दुनिया भर के लोगों ने इस चीज को नोटिस करना शुरू किया। इंडियन बैंक्स ही नहीं, US बैंक्स भी, इवन हर जगह से लोग TCS को अप्रोच करने लगे। TCS एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने बैंक ऑफ अमेरिका के मैनेजमेंट को भी शानदार तरीके से संभाल दिया। पर एक तरफ क्लाइंट्स ज्यादा हो ही जा रहे थे और दूसरी तरफ डिजिटल कंप्यूटर्स को हैंडल करने वाले एम्प्लॉयज कम थे, तो GRD टाटा ने IIT कानपुर में कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड करवा दिया। मतलब IIT में कंप्यूटर ऐड करवाने वाले कौन? टाटा।
जेआरडी टाटा ने बोला कि आईआईटी कंप्यूटर सब्जेक्ट को ऐड करो और यहाँ से जितनी भी सब्जेक्ट्स पास आउट हो गए उनको टीसीएस हायर कर लेगी, जिसके बाद इंडिया में आईआईटी और कंप्यूटर के क्रेज का तूफान आ गया। अब चलते हैं 1970s और 80s के डेकेड्स पे, जब इंडियन वॉच हिस्ट्री की 90% से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखी थी एचएमटी ब्रांड ने। उस समय भारत के लोग घड़ी मतलब एचएमटी घड़ी ही समझते थे, लेकिन जब लोगों को एचएमटी की घड़ियां खरीदनी होती थी तो उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इस गवर्नमेंट ओन्ड एचएमटी कंपनी की वॉचेस जितनी डिमांड में थी उतना इसका प्रोडक्शन नहीं था। अब यहाँ एंट्री होती है टाटा ग्रुप की। टाटा का एक रूल था कि हर सेक्टर में घुसो और अपना ब्रांड बना लो, चाहे बात हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की हो, ताज होटल्स, विवांता होटल्स, जिंजर होटल्स, एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो एयर इंडिया, विस्टारा, एयर एशिया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखो तो जैगवार एंड लैंड रोवर, और तो और ये सब कंपनीज भी टाटा की है। क्रोमा, वोल्टास, जारा, बिग बास्केट, स्टारबक्स, वेस्ट साइड, हिमालयन, टाइटन कंपनी 1980 में शुरू हुई थी, जब रतन टाटा टाटा ग्रुप्स की गाड़ी संभाल रहे थे। रतन टाटा के सामने सवाल यह था कि उनके ब्रांड्स की वॉचेस लोग क्यों पहनेंगे, क्योंकि इंडिया की आंखों में एचएमटी ब्रांड्स बसा हुआ था। पर एक वीक पॉइंट था एचएमटी ब्रांड का, जिसको रतन टाटा के बिजनेस माइंड ने पकड़ लिया। एचएमटी की घड़ियां मैकेनिकली चलती थी और हर वक्त एक्यूरेट टाइम नहीं बताती थी। इनमें बार बार टाइम सेट करना पड़ता था और बार बार चाबी भरनी पड़ती थी। ये घड़ी लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल भी नहीं थी, इसलिए टाटा ग्रुप ने टाइटन ब्रांड की वॉचेस क्वार्ट्ज मॉडल में डिजाइन करी और वॉचेस के अंदर बैटरीज डाली, जिससे ये एक्यूरेट टाइम बता सके और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल भी बन सके। अब टाइटन ने अपना प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन सवाल यह था कि लोग टाइटन घड़ी क्यों पहनेंगे। टाइटन को अपनी वॉचेस मार्केट में बेचने के लिए एक प्रॉफिटेबल पासा चाहिए था, इसलिए टाइटन ने अपनी वॉचेस की एडवर्टाइजिंग ऐसी की कि लोगों का इमोशन घड़ी पहनने के साथ में जुड़ जाए। इन्होंने घड़ी को गिफ्ट की तरह दिखाया, लोगों को यह चीज पसंद आई, जिससे टाइटन ने भी मार्केट में जगह बनानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे टाइटन ने और एडवर्टाइजिंग ट्रिक्स खेली, जैसे अलग अलग आउटफिट के साथ अलग अलग वॉचेस और जेंडर वाइज वॉचेस को कैटेगराइज करा, मैन वॉचेस, लेडीज वॉचेस, यहाँ तक कि टाइटन ने यूथ के लिए एक फास्ट ट्रैक नाम की एक सब ब्रांड लॉन्च कर दी, जिसकी डिजिटल वॉचेस हर किसी को पसंद आने लगी। और देखते देखते टाइटन इतना बड़ा बन गया कि एचएमटी को टाइटन की स्ट्रेटेजीज कॉपी करनी पड़ी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। आज टाइटन की महंगी महंगी घड़ियों को लोग बड़े शौक से पहनते हैं, टाइटन के चश्मे लगाते हैं, इवन टाइटन की ज्वेलरीज भी आती है तनिष्क नाम से। लेकिन ये तनिष्क ब्रांड रतन टाटा ने सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली लॉन्च नहीं किया था, बल्कि ये तो सिचुएशनली बन गया था। अब इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। 1990 में इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस, पेपर वर्क और डॉलर्स अरेंज करने पड़ते थे। तब डॉलर्स इतने आसानी से नहीं मिलते थे जैसे आज मिलते हैं, और ऊपर से 1990 में अमेरिका और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में डॉलर्स की और कमी हो गई थी। इसी वजह से टाइटन ब्रांड के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि टाइटन अपनी वॉचेस के पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करता था और इसके लिए डॉलर्स चाहिए थे और इंडिया में डॉलर्स थे नहीं। इसलिए टाटा ने सोचा कि वेस्ट कंट्रीज में घड़ियों की दुकान पर ज्वेलरीज भी बिकती है, तो हम अपनी ज्वेलरीज बनाते हैं और वहां बेचते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास में डॉलर्स आएंगे और उन डॉलर से हमें टाइटन की वॉचेस के पार्ट्स खरीदने हैं। और इस तरह डॉलर्स के जुगाड़ के लिए टाटा ने ज्वेलरी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया। पर एक साल के बाद ही इंडिया में लिबरलाइजेशन आ गया, जिससे बाहर की कंपनीज यहाँ आ गई और इंडिया में डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट आने लगा। तो अब इंडिया के पास में डॉलर्स की कमी नहीं थी। टाटा चाहती तो अब वो ज्वेलरी बनाना छोड़ सकती थी, पर टाटा ने सोचा कि ज्वेलरी प्रोडक्शन चालू रखते हैं और इन ज्वेलरीज को इंडिया में ही बेचते हैं। पर हर बार की तरह इस बिजनेस में भी टाटा के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। इंडियन ज्वेलरी मार्केट में उतरकर बिजनेस करना बहुत ही टफ था, क्योंकि तब के समय में हर घर के लोगों का नियम था कि सोना खरीदना है तो अपनी पुश्तैनी दुकानों से खरीदो, मतलब जहां से हमारे दादा परदादा सोना लिया करते थे उसी दुकान से हमें भी लेना है। इसी तरह से हर घर की अपनी अपनी दुकान बंधी हुई थी। इसके बाद भी टाटा ने तनिष्क नाम से अपना ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया। साल बीतते गए, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा कंपनी 150 करोड़ के लॉस में चली गई। अब यहाँ पर रतन टाटा ने जो दिमाग लगाया वो बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग था। रतन टाटा ने देखा तनिष्क 18 कैरेट का गोल्ड दे रही है और लोग 22 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं। तनिष्क 18 कैरेट्स का गोल्ड इसलिए देती थी क्योंकि इनकी ज्वेलरीज में डिजाइनिंग वर्क बहुत होता था और अच्छी डिजाइनिंग कम कैरेट के गोल्ड में ही होती है। पर इंडिया में लोगों को डिजाइन नहीं, सोना चाहिए था, इसलिए टाटा ने सोने को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, 22 कैरेट, 20 कैरेट और 18 कैरेट। और फिर अपने तनिष्क के हर एक शोरूम में एक गोल्ड क्वालिटी चेक मशीन लगवाई और लोगों के सामने एक ऑफर रखा कि कम टू तनिष्क एंड चेक द क्वालिटी ऑफ योर गोल्ड फॉर फ्री। ये फ्री ऑफर देखकर तनिष्क के शोरूम पर लोगों की भीड़ लग गई। सब अपना अपना सोना लेकर क्वालिटी चेक करने के लिए वहां पहुंच गए और क्वालिटी चेक करने के बाद में लोगों ने पाया कि उनके सोने में उतने कैरेट का सोना नहीं था जितना उन्हें दुकानदार ने कहकर बेचा था। इस पॉइंट पर लोगों का ट्रस्ट अपनी अपनी दुकानों से टूट गया। इस चीज को देखकर टाटा ने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या बनाई, इन्होंने लोगों को ऑफर दिया कि अगर क्वालिटी चेक करने के बाद में आपके सोने में
2 कैरेट की कमी है। मतलब दुकानदार ने आपको 22 कैरेट का सोना कहकर बेचा है और असलियत में वो केवल 20 कैरेट का ही निकला है। तो आप हमसे 20 कैरेट को 22 कैरेट में फ्री में हमसे एक्सचेंज कर सकते हो, फ्री में। बस आपको ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस देने होंगे। इससे टाटा को 2 फायदे हुए। पहला, तनिष्क की सेल्स बढ़ गई। दूसरा, लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया, जिससे तनिष्क के लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स फिक्स्ड हो गए। और देखते ही देखते जो कंपनी कभी 150 करोड़ घाटे में थी, उसी कंपनी का अभी पिछले साल का टर्नओवर है 31,897 करोड़ रुपए। सो ये वीडियो थी टाटा कितना बड़ा है और टाटा ने इस देश के लिए क्या किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैंने कोई भी बात टाटा की मिस करी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो आपको निकोला टेस्ला के ऊपर केस स्टडी बिल्कुल जाकर देखनी चाहिए। अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, क्लिक करो। ग्रेट वैज्ञानिक की पेनफुल स्टोरी। इन्होंने 308 आविष्कार करे थे। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट शेयर करे हैं, बहुत ही आप इंस्पायर हो गए इनसे। आप जाओ देखो। बाकी ज़ूमकार में रजिस्टर करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।